राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। अब जैसे कि हम गाय माता की दूध की बात करें, छाछ की बात करें, दही की बात करें, या फिर बात करें गौमूत्र की या गाय के गोबर की, इन सब के अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी विशिष्टता हैं। इनमें ऐसे ऐसे रसायन रहते हैं जो संवर्धन का काम भी करते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभावी प्रभाव डालते हैं। और यदि इनका प्रयोग बीमारी से मुक्ति के लिए किया जाए तो उनमें बहुत सारे औषधि गुण भी रहते हैं। यदि बात की जाए खेती बाड़ी की, तो खेती बाड़ी के लिए भी इनमें बहुत सारे अद्भुत पदार्थ रहते हैं। मैं बात करूं गाय के गोबर की या गौमूत्र की, तो उसमें ऐसे सक्रिय रसायन रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, ऐसे एंजाइम रहते हैं जो जो न केवल हमारी पृथ्वी की, हमारी खेतों की उर्वरा शक्ति को यथावत बनाए रखते हैं, पोषक तत्वों की कमी नहीं रहने देते। यदि पोषक तत्व उसमें कम होने लगते हैं तो उनकी आपूर्ति भी कर देते हैं और हमारी फसलों को कई तरह के रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसमें एक और अद्भुत गुणवत्ता रहती है। वो गुणवत्ता ये है कि जब इनका प्रयोग खेतों में किया जाता है तो खेतों की जो पोरसता है, जो उनकी कठोरता है, वो समाप्त हो जाती है, मृदुता आ जाती है। उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिससे बारिश का पानी हो या सिंचाई का पानी हो, पर्याप्त मात्रा में नीचे तक जाने लगता है, हवा जाने लगती है। हवा और पानी के माध्यम से फसलों की जड़ें मजबूत होती हैं और जड़ें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब कर पाती, सोख पाती हैं, ताकि फसल पूरी तरह से स्थापित हो सके। फसल स्थापित होगी तभी उसमें फूल अच्छे आएंगे और बालियां या फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, और ये बहुत आवश्यक है। लेकिन रसायन आधारित खादों के माध्यम से ये उपलब्धि हम प्राप्त नहीं कर पाते, कि रसायन आधारित खादों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी अधिकांश मात्रा अनुपयुक्त रह जाती है, क्योंकि वो ना तो पृथ्वी के अंदर जा पाती है, ना वो फसलों में उपयोगी हो पाती है। ज़्यादातर ऐसे रसायन आधारित खादों का जो प्रयोग है वो अप्रयुक्त, बिना किसी प्रयोग के व्यर्थ चला जाता है। आप जब ऐसे में सिंचाई करते हैं या बरसात होती है तो उसका अधिकांश हिस्सा बरसात के पानी के साथ में या सिंचाई के पानी के साथ घुलकर खेतों से चला जाता है, या खेतों की आंतरिक सतह स्तर में घुस जाता है, या फिर ये पानी के साथ बह के तालाब में, पोखर में जाता है, या फिर किसी नदी नाले में संचित होता रहता है। और जब ज़मीन के अंदर जाता है तो ट्यूबवेल के जो पानी है उसमें भी इसका प्रवेश हो जाता है। तो ऐसे में पानी भी प्रदूषित होता है, विषाक्त बनता है, नदी नाले विषाक्त हो जाते हैं, पोखर विषाक्त हो जाते हैं। पोखरों का, नदी नालों का जल या हम स्वयं प्रयोग करें या हमारे मवेशी प्रयोग करें तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है, और ऐसी विषाक्तता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए आजकल इन गाँवों को हम स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल मानते थे। हम कहते थे कि यदि स्वास्थ्य में आपको स्वास्थ्य लाभ लेना है, शहरों में स्वास्थ्य आपका कमज़ोर पड़ने लगा है, तो गाँवों को तरफ चले जाइए। गाँवों की स्वच्छ हवा, स्वच्छ खान पीन आपको फिर से स्वस्थ कर देगा। लेकिन अब तो गाँवों की मिट्टी, पानी, खान पीन इतना प्रदूषित और विषाक्त हो गया है कि वहाँ स्वस्थ व्यक्ति का रहना भी मुश्किल बन गया है। इसलिए गाँवों में भी बहुत तरह की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और इसका एकमात्र कारण यही है कि किसान अनावश्यक इस रसायन आधारित खादों का या इन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि इसमें किसान की कोई गलती नहीं है, कि किसान के पास इतनी वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। जानकारी जिनके पास है वो किसान को इसके प्रति सचेत नहीं करते। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि गाय के गोबर में ऐसे रसायन हैं, ऐसे तत्व हैं, वो ऐसी मिट्टी को प्रदूषित होने से या ऐसे विषाक्त होने से बचा सकते हैं। तो गाय के गोबर में तो बहुत कुछ है, गौमूत्र में भी कुछ है, लेकिन दोनों अलग हैं। गाय का गोबर का प्रयोग हम खाद के रूप में हजारों सालों से करते आ रहे हैं। गौमूत्र का प्रयोग भी खाद बनाने में या अपनी भूमि को उर्वरा शक्ति देने के लिए किया जाता है। लेकिन गाय के मूत्र में कुछ ऐसे गुण रहते हैं जो कई तरह की बीमारियों से मनुष्य को भी बचाने की मदद करते हैं और फसलों को भी बहुत सारे रोगों से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इनको बनाएंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो ये रहती है कि हम साधारण प्राकृतिक तरीके से तो गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आपने ढेर लगाया, वो 4-6 महीने में खाद के रूप में रूपांतरित हो जाती है। वैसे पिछले 20-25 सालों से एक और नया प्रचलन शुरू हुआ है। वो प्रचलन शुरू हुआ है वर्मी कंपोस्ट का, कि हम गोबर के में कुछ केंचुए छोड़ देते हैं, कुछ बायो वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, कुछ पत्तियाँ छोड़ देते हैं, कुछ घर का जो
सब साग सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, वो डाल देते हैं और इनको खाने के बाद केंचुआ हमारे गाय के गोबर को या फिर ऐसी वनस्पतियों को खाद में बदल देता है और उस खाद का हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। इसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो इस खाद में बहुत कुछ होता है, लेकिन अब तो एक नई चीज़ आ गई है। वो नई चीज़ ये आ गई है कि कुछ लोग ऐसे कॉन्सेंट्रेट बनाने लगे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें बनाने लगे हैं जिनसे ऐसे जो खाद बनाने की प्रक्रिया थोड़ी बढ़ जाती है। यद्यपि देखना गया है कि इसमें ज़्यादातर लोगों के दावे ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि ऐसे बनाने के बाद फिर वो कहते हैं कि आपको अतिरिक्त मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता है, फिर विटामिन्स की टेबलेट खरीदो, कैप्सूल खरीदो, उसमें डालो, कुछ और कुछ कहते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि गाय के गोबर और गौमूत्र में ऐसे सैकड़ों तरह के एंजाइम्स और बैक्टीरिया रहते हैं कि यदि उनको अलग कर लिया जाए, इनको मैं कहता हूँ कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट। गाय के गोबर का हमने एक्सट्रैक्ट निकाला, उसको कंसंट्रेट कर लिया, गाढ़ा कर लिया और उसको उपयुक्त माध्यम में यदि संवर्धित करते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज की या उस एंजाइम की जो संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। करोड़ों की संख्या प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ती है। तो यदि उसमें आप 5-7 ग्राम ये एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं और फिर उसको उपयुक्त माध्यम देते हैं, उपयुक्त माध्यम का सिलेक्शन करना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको संवर्धित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। तो उसके लिए गुड़ का प्रयोग करते हैं, कुछ और चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मैंने अपने अध्ययन में देखा है कि इसमें जिन चीज़ों का प्रयोग होता है उसी से इस खाद की जो मूल्य है, खाद की जो वैल्यू है बढ़ती है। आपने किस खेती में इस खाद का प्रयोग करना है, उसकी जो उसकी गुणवत्ता है उसी चीज़ पर निर्भर करती है। यहाँ इन बैक्टीरियाज को या एंजाइम को संवर्धित करके जो माध्यम चुनाव किया जाता है। सामान्यतः अब गुड़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ के माध्यम से, लेकिन गुड़ में जो अन्य पदार्थ होते हैं, क्योंकि उसमें गुड़ में ज़्यादा तो सुक्रोज रहता है, फ्रुक्टोज रहता है, उसके अलावा जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो कम सीमित मात्रा में रहते हैं, तो उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती। लेकिन इसकी जगह कुछ और पदार्थों का सेवन मिश्रण किया जाए तो उनसे उनकी आपूर्ति हो जाती है। जैसे कि यदि आपने अपने खाद में फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी है या पोटासियम की मात्रा बढ़ानी है, सेलेनियम की मात्रा बढ़ानी है, आयोडीन की मात्रा बढ़ानी है, जिंक की मात्रा बढ़ानी है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ानी है, मैग्नीज की मात्रा बढ़ानी है, जिंक की मात्रा बढ़ानी है, ब्लाडिनियम की मात्रा, ये सब उपयुक्त हमारे लिए मिनरल्स हैं। ये फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि फसलों में इनकी कमी हो जाए तो फसल कमज़ोर पड़ जाती है, उनकी पुष्प आने की प्रक्रिया में कुछ कमी आ जाती है, या पुष्प पूरी तरह से फल के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाते, फली का आकार ग्रहण नहीं कर पाते, या फली के अंदर बीजों की मात्रा घट जाती है, फली पूरी तरह से विकसित नहीं होती, या फसल ही पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। इन छोटे ट्रेस जो मिनरल्स हैं फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे लिए देख लें, हमारे शरीर में आयरन की जो मात्रा है 500-700 मिलीग्राम से कम रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि इतनी ही मात्रा से हमारे जो रेड ब्लड कॉर्पस है, लाल रक्त कणिका हैं, उन पर हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ बना रहता है, संचित रहता है, और यही हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को सोख कर पूरे शरीर में उसको प्रभावमान बना रखता है, संचरित करता है, और इसी हीमोग्लोबिन पर जो ऑक्सीजन कण जुड़े हुए हैं वही ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं। इसी के माध्यम से हमारी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन का काम करती हैं, ऊर्जा का विभाजन होता है और बहुत सारे रसायनों का निर्माण होता है। लेकिन यदि यही आयरन कम मात्रा में हो या हीमोग्लोबिन पर पूरी तरह से या आरबीसी पर, रेड ब्लड कॉर्पस से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए, जैसे हम कहते हैं खून की कमी, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने से ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती, तो ऐसे में कोशिका एनर्जी पड़ने लगती हैं, मरने लगती हैं, शिथिल पड़ने लगती हैं। तो बहुत कम मात्रा, हमारा वजन देखा जाए तो 70-80 किलो के आसपास रहता है, लेकिन 70-80 किलो में मात्र 1 ग्राम से कम का जो हीमोग्लोबिन है बहुत महत्वपूर्ण है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन पर यदि लोहे की मात्रा देखी जाए तो वो 500-600 मिलीग्राम के आसपास होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ट्रेस चीज़ों की, इन चीज़ों की कितनी महत्व है। इसी तरह हम कहें अपनी खाद में यदि इन रसायनों, इन मिनरल्स की कमी हो जाए, ट्रेस
मिनरल्स पूरी तरह से ना रहें तो तत्काल इसका असर हमारी फसलों पर देखने में आएगा। फसलों की ग्रोथ रुक जाएगी, वो पूरी तरह से प्रफुल्लित नहीं हो पाएंगी, समय पर फूल नहीं आ पाएंगे या फूलों का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, फसलों की मात्रा घट जाएगी। तो ऐसे में हमारे खाद में इन ट्रेस एनिमल मिनरल्स का होना बहुत आवश्यक है। इनकी आपूर्ति या विटामिन से पूरी नहीं कर सकते, विटामिन को तो वो स्वयं बना लेंगे, लेकिन उसका विकास तो होना चाहिए। तो विकास के लिए हम इन जो बैक्टीरियास हैं, जो एंजाइम्स हैं, इनको सक्रिय और संवर्धित करने के लिए इस माध्यम का चुनाव करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुड़ के माध्यम से ये सारी चीज़ों की आपूर्ति नहीं होती, ऐसे में गुड़ के साथ दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता रहती है। इसी चीज़ को जानना और समझना आवश्यक है, और इस चीज़ किसान को जानने की आवश्यकता नहीं है कि किसान को तो तैयार खाद्य चाहिए, या फिर सीधे सीधे गोबर की खाद बना ले तो उसमें दिक्कत नहीं है। गोबर के साथ में कई तरह की वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है, कई तरह की वनस्पतियाँ हैं तो उनका प्रयोग हो सकता है, या फसलों की जो अवशिष्ट होते हैं उनका ही प्रयोग किया जा सकता है, उनके माध्यम से भी खाद की आपूर्ति हो सकती है। लेकिन जो लोग इन आपूर्ति करने वाले समूह में जुड़े हुए हैं, जो ऐसे पदार्थ बेचते हैं, उनको ये चीज़ समझ लेनी आवश्यक है कि वो जो कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट द्वारा किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको ये समझना आवश्यक है कि जिस माध्यम के द्वारा आप अपने एंजाइम बैक्टीरिया को संवर्धित करना चाह रहे हैं, उसका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर खाद की जो महत्वता है निर्भर करती है, तो उसको जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी और भी जानकारी है जिनको फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको यदि अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसमें धन्यवाद अवश्य लिख दें। धन्यवाद।